Welcome to Exploring Commerce. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी उम्मीद करता हूँ आप सब व्यूवर्स खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग कॉमर्स में। आज से हम अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग कॉमर्स का बाकायदा से आगाज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो है बेसिक अकाउंटिंग का। बेसिक अकाउंटिंग चूज़ करने का मकसद क्या है ये मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले चूंकि अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है, बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है, इसीलिए मैंने सबसे पहले अकाउंटिंग को चूज करना ही बेहतर समझा है। फर्ज करें आपको किसी कंट्री में जाने का मौका मिलता है, उस कंट्री में जिसकी लैंग्वेज ही आपको नहीं आती, तो वहां जाके आप को बिजनेस डील करने जा रहे हैं, वैसे विजिट करने जा रहे हैं, तो वहां के लोगों के साथ आप कैसे डील करेंगे जबकि आपको लैंग्वेज ही नहीं आती उनकी। इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए। इसीलिए एज ए बिजनेस स्टूडेंट हम बिजनेस में चूंकि कदम रखने जा रहे हैं तो हमें बिजनेस की लैंग्वेज भी आनी चाहिए। तो यही मकसद है मेरा सबसे पहले अकाउंटिंग को लाने का। तो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इज नॉट जस्ट एन एक्ट ऑफ कीपिंग ए लिस्ट ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट। अकाउंटिंग सिर्फ डेबिट और क्रेडिट की लिस्ट को मेंटेन करने का नाम नहीं है, बल्कि ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं उन सब को मैनेज करने के लिए ही अकाउंटिंग यूज की जाती है। जैसे हमारी सेंसेस हमारे इर्द गिर्द के माहौल को ऑब्जर्व करती हैं और हमारा जो माइंड होता है उन ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट करता है, इंटरप्रेट करता है और एनालाइज करता है, और एक क्लियर पिक्चर जो है हमारे माइंड में बन जाती है उन सारी ऑब्जर्वेशंस की। इसी तरह एक अकाउंटेंट जो होता है वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल एक्टिविटीज को सबसे पहले कलेक्ट करता है, उसके बाद इंटरप्रेट करता है, एनालाइज करता है और फिर उसके बाद फाइनली उनको कम्युनिकेट करता है टू द रेलिवेंट पीपल। जी तो व्यूवर्स, अपने सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम इसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री जान लेते हैं। क्योंकि हम जब भी कोई नया वर्ड सुनते हैं तो हमें एक क्यूरियोसिटी होती है कि हम इसकी हिस्ट्री जाने, इसका माखिज़ जाने कि यह आया कहाँ से है और किन किन मराहिल से गुजरकर हम तक पहुँचा है। इसी तरह अकाउंटिंग भी जो आजकल हम एक डिजिटल वर्ल्ड में देखते हैं, कंप्यूटराइज हो चुकी है, सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं डिफरेंट अकाउंटिंग्स के। इसी तरह हम देखते हैं कि ये किन किन मराहिल से पहुंचकर आज तक हमसे पहुंची है। फेसेस कह लें इसको या इराज कह लें कि डिफरेंट इराज थे अकाउंटिंग के भी। सबसे पहले बात करते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो पुरानी कितनी है। ये 100-200 साल पुरानी बात नहीं है, बल्कि रिसर्चेज में ये बात साबित की गई है कि 7000 साल पहले जब इस दुनिया में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हुआ करती थी, जो कि आजकल के दौर में इजिप्ट, तुर्की और मिस्र जैसे ममालिक बन चुके हैं, ये यहाँ से एक सिविलाइजेशन शुरू हुई थी जिसे मेसोपोटामियन कहा जाता है। यहाँ से सबसे पहले अकाउंटिंग वजूद में आई थी। वो किस तरह वजूद में आई थी ये हम अब देखते हैं। मेसोपोटामियन कल्चर के जो लोग हुआ करते थे वो अपनी जो क्रॉप्स होती थी, फसलें हुआ करती थी, उनकी खरीदो फरोख्त वो कैसे करते थे। किसी के पास अब एक जानवर है, वो उसको दे देता था जिसके पास क्रॉप हो और उसे क्रॉप ले लेता था, कोई गंदम है या ये वो वगैरह। तो इस तरह ट्रेड का आगाज़ हुआ वहाँ से। तो अब ये अपनी ट्रांजैक्शन कैसे करते थे, हम बढ़ते हैं अकाउंटिंग की तरफ। तो ये ट्रांजैक्शन जो उनकी हुआ करती थी वो भी उनकी ट्रेड के हिसाब, क्योंकि कैश तो इन्वॉल्व नहीं होता था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का अभी तक वजूद नहीं हुआ था। तो
हम एक वर्ड अकाउंटिंग में सुनते आए हैं बार्टर सिस्टम के नाम से। बार्टर सिस्टम क्या होता था कि एक अशिया के बदले दूसरी अशिया लेनी, एक शय के बदले दूसरी शय लेनी है। इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता था, तो ये था बार्टर सिस्टम। इसमें उनकी ट्रांजैक्शन किस तरह हुआ करती थी, ये ऑलमोस्ट 200 BC की बात है कि जब बार्टर सिस्टम मार्ज वजूद में था। और तब की ट्रांजैक्शन की हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, बुक कीपिंग कैसे हुआ करती थी। हमारे सामने एक ट्रांजैक्शन आ रही है मंडे 12 मई की, जो कि विलियम्स परचेजेस 3 चिकन अगेंस्ट ऑफ 3 kg ऑफ वीट। यहाँ क्या बात हो रही है कि विलियम 3 चिकन्स के बदले में 3 kg वीट परचेज कर रहा है। अब इसका रिकॉर्ड जो है ट्रेडर्स वो खुद अपने पास रखते थे, कोई अकाउंटेंट यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, कोई बुक कीपर इन्वॉल्व नहीं है, खुद ही बुक कीपिंग हो रही थी और खुद ही जज हो रहा था कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है और क्या। उस वक्त प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम वगैरह का इतना कोई रुझान नहीं हुआ करता था, बस यही ट्रांजैक्शंस अपनी किताबों में रिकॉर्ड कर ली जाती थी एज सिर्फ एक मेमोरी के लिए, और उसका कोई मकसद नहीं हुआ करता था। इसके बाद जब लैंग्वेजेस इम्प्रूव हुए, अकाउंटिंग का एक और इरा हमारे सामने आता है जिसमें करेंसी अवेलेबल होती है ट्रांजैक्शन के लिए। अब करेंसी का तब मार्ज वजूद हो गया था, करेंसी मार्ज वजूद में आई और ट्रांजैक्शन जो है वो करेंसी के अगेंस्ट होने लगी, यानी कि मनी की ट्रेड आई मार्ज वजूद में। कोई चीज़ लेनी है, परचेज़ करनी है, तो वो करेंसी के अगेंस्ट परचेज और सेल करनी है। जैसा कि आजकल के दौर में हम देखते हैं कि एक इंसान को कारोबारी समझबूझ होने के साथ साथ नंबरों के साथ भी खेलना बहुत ही मुश्किल आता है। इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि एक इंसान अब कारोबार कर रहा है, लाजमी नहीं है कि उसको कारोबार की नंबर्स गेम की भी समझ आ सके कि ये ट्रांजैक्शन कैसे हो रही है, ये कैसे हो रही है। अब कारोबार तो उसने शुरू कर दिया, इन्वेस्टमेंट तो उसने कर दी है, लेकिन उसका हिसाब किताब रखना यानी कि अकाउंटेबिलिटी रखनी उसकी, वो उसे आती है या नहीं आती ये ज़रूरी नहीं है। तो पहले वक्तों में भी ऐसे ही हुआ करता था कि जो कारोबारी लोग होते थे, ट्रेडर्स हुआ करते थे, वो अकाउंटेंट्स हायर करते थे, बुक कीपर जो होते थे वो हायर करते थे, जो कि उनको मंथ एंड पर हिसाब किताब करके उनकी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह, उनका लॉस जो भी हुआ करता था उनको प्रेजेंट करते थे वो। जी तो नाजरीन, अब 14th का दौर शुरू हुआ, उसमें ट्रांजैक्शन कैसे हुआ करती थी। हम पहली एग्जांपल लेते हैं, विलियम परचेजेस 3 चिकन अगेंस्ट $48। विलियम परचेज कर रहा है 3 चिकन $48 की। अब उसको ट्रांजैक्शन बुक कीपिंग कैसे करेंगे उस ट्रांजैक्शन की। सबसे पहले तो हमारे पास आ गया डेट कॉलम, ठीक है, 12 मई मंडे का दिन है, ये डेट आ गई है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन कॉलम होता है और उसके बाद अमाउंट कॉलम। तो इसमें ट्रांजैक्शन जो है वो डिस्क्रिप्शन में सिर्फ नरेटिव ही लिखी जाती थी, डेबिट और क्रेडिट का अभी तक मार्ज वजूद नहीं आया था। तो तीसरे कॉलम में अमाउंट आ गई सिंपली। इसी तरह सेल्स भी जो है, सेल वो क्या कर रहा था, 3 kg वीट, 3 kg उसने वीट सेल की है, तो उसका भी अमाउंट जो है वो एक ही कॉलम में आ गई है, $48। अब कॉलम तो एक ही चल रहा है अमाउंट का। अब जो मसला यहाँ पर था, जब मंथ एंड को बुक कीपर्स के हैंड ओवर करते थे अपने रिकॉर्ड बिजनेसमैन, तो वो अपनी ही समझ बूझ से कि कौन सी अमाउंट इन हो रही है, कौन सी अमाउंट आउट हो रही है, वो खुद ही जज किया करते थे। ये बहुत टाइम टेकिंग मरहला था उनके लिए। तो वो वहीं से ही नरेशन को पढ़कर कि ये आया अमाउंट इन हो रही है या आउट हो रही है, वो हिसाब किताब लगाते थे और एंड पे प्रॉफिटेबिलिटी निकाल के उनको दे दिया करते थे। जी तो व्यूवर्स, नेक्स्ट 15th सेंचुरी का आगाज़ हुआ। 15th सेंचुरी को मैथमेटिकल मोंक के नाम से जाना जाता था कि ये मैथमेटिकल्स का इरा था। इसमें हमारे सामने इटालियन मैथमेटिशियन लुका पेचोली का नाम सामने आया। अब जो भी अकाउंटिंग का एक स्टूडेंट है, उसे लुका पेचोली का नाम ही नहीं पता, तो वो एक अकाउंटेंट नहीं हो सकता, क्योंकि लुका पेचोली को फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। In 1494, उसने पहली मर्तबा अपनी किताब में
डबल एंट्री सिस्टम का जिक्र किया था। अपनी किताब में लुका पचोली ने पहली मर्तबा सेपरेट एंटिटी का कंसेप्ट अपनी किताबों में दिया। सेपरेट एंटिटी हम आगे जाके प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग्स में पढ़ेंगे कि सेपरेट एंटिटी किसे कहते हैं। यहाँ पर उन्होंने पहली मर्तबा बैलेंस शीट का जिक्र किया जहाँ पर डेबिट और क्रेडिट का नाम आता है। यहाँ पर अभी जो बुक कीपर हायर किए जा रहे थे वो जनरल पब्लिक के लिए हायर नहीं होते थे, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड जनरल पब्लिक में शो नहीं कराए जाते थे। वो रिकॉर्ड सिर्फ उन ऑनर्स के लिए हुआ करते थे जिनका मकसद प्रॉफिटेबिलिटी देखना था। यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम का आगाज़ हुआ है, तो आइए हम उसी ही एग्जाम्पल को लेते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम कैसे रिकॉर्ड हुई। हमारे पास जो एग्जाम्पल थी, ऑन 12 मई विलियम सोल्ड 3 चिकन अगेंस्ट ऑफ $48। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डबल एंट्री कैसे रिकॉर्ड होती है। सबसे पहले डेट आ गई है 12 मई, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद डेबिट और क्रेडिट। अब डेट में तो वैसे ही 12 मई हम लिख देंगे। डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा? डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले कैश जो है वो डेबिट हो रहा है। ये आगे हम रूल्स पढ़ेंगे कि एसेट्स डेबिट और क्रेडिट कब होते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल देने की हद तक अभी तक बात हो रही है। तो कैश जो है वो डेबिट हो गया है और चिकन जो है चूँकि उसने सेल की है तो वो क्रेडिट हो गई है। $48 डेबिट में आ गए, $48 क्रेडिट साइड पे आ गए। तो यूं डबल एंट्री सिस्टम का आगाज़ हुआ। सो व्यूअर्स, मूविंग टुवर्ड अमेरिका, जब अकाउंटिंग का अमेरिका में ट्रांसफ़र हुआ, जैसे हम इसी तरह कह सकते हैं कि माइग्रेशन हो गई अकाउंटिंग की और वो अमेरिका की तरफ उसने रुख किया, तो सबसे पहले क्या हुआ कि अकाउंटिंग जब अमेरिका में आई तो सबसे पहले यही था, वही रूल्स फॉलो हो रहा था जो कि एक बार्टर सिस्टम के दौरान हमने पढ़ा है कि बुक कीपिंग जो है वो एक ऑनर्स और बुक कीपर की ही हद तक हुआ करती थी। उस दौर में भी अकाउंटिंग अभी तक जो एक ऑर्गेनाइजेशंस के ऑनर थे और जो वो बुक कीपर हायर करते थे उन्हीं तक ही महदूद थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन सामने आई, कॉरपोरेशंस वजूद में आई, उनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह हुई, तो तब अकाउंटिंग एज एन प्रोफेशन की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का मकसद क्या था, उनको पब्लिश करने का मकसद क्या था? क्योंकि कॉरपोरेशन जो है एक बड़े लेवल पर इमर्ज होने लगी, तो जो उनका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस था वो सिर्फ एक आदमी, सिर्फ एक पर्सन नहीं कर सकता था। उसके लिए ऑनर्स को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ी है, जिसके लिए उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश करवाना शुरू कर दी और वहाँ से इन्वेस्टर अट्रैक्ट हुआ करते थे और वो ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करते थे, जहाँ पर उनको लगता था कि जहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, इस ऑर्गेनाइजेशन में अर्निंग ज़्यादा है, तो हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए। हम अब बात कर लेते हैं प्रोफेशनल, अकाउंटिंग प्रोफेशनल की बर्थ, कि अकाउंटिंग प्रोफेशनल की बर्थ कब हुई एक्चुअली और ऑफिशियली कब अकाउंटिंग सामने आई। 1896 में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट, जो एक इदारा था अमेरिका में, उसने अकाउंटिंग प्रोफेशनल की बुनियाद रखी और वहाँ पर CPA यानी कि सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट की एक डिग्री इशू होने लगी, कि जिसके लिए ज़रूरी हो गया कि एक अकाउंटेंट बनने के लिए इस सर्टिफिकेट को हासिल करना और साथ साथ 3 साल का अकाउंटिंग प्रोफेशन में एक्सपीरियंस लेना लाजमी बन गया एक अकाउंटेंट के लिए। पहले वक्तों में तो सिर्फ यही हुआ करता था कि जिसको थोड़ी मैथ की समझ बूझ थी वही अकाउंटेंट बन जाता था, वही बुक कीपर बन के सामने आता था, क्योंकि उस वक्त अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मामलात सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स की हद तक ही महदूद थे। लेकिन अब जबकि पब्लिक को एक रिक्वायरमेंट होने लगी, जब इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया जाने लगा, तो ये प्रोफेशन रजिस्ट्रेशन की तरफ आया और जिस इदारे की मैंने अभी बात की है, अमेरिकन अकाउंटिंग पब्लिक एसोसिएशन की, वो मार्ज़ वजूद में आया और उन्होंने फिर ये सर्टिफिकेशन जारी करने लगे। तो वो ये सर्टिफिकेशन जारी करने लगे। इसके बाद आजकल के दौर में हम देखते हैं कि आजकल
अकाउंटिंग कैसे है हम सब देख रहे हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, हमारे पास एक तवील लिस्ट मौजूद है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स की। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हम ढूंढने निकलें तो लिस्ट ही ख़त्म नहीं होती कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से आ गए हैं। अब तो एक क्लिक पे अकाउंटिंग एंट्री इंसान एंटर कर देता है। वो मैनुअल रजिस्टर्स बनवाने, वो सारा कुछ रिकॉर्ड महफूज करना बहुत मुश्किल हुआ करता था, और अब एक कंप्यूटराइज वर्ल्ड में अकाउंटिंग हमारे सामने आ गई है। तो जी ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर एक ब्रीफ हिस्ट्री पर। इसके बाद हम अकाउंटिंग का आगाज़ करेंगे, अकाउंटिंग के जो उनसे रूल होते हैं, जो प्रिंसिपल हैं अकाउंटिंग टर्म्स वगैरह की, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा ये सफ़र अब और भी तवील होने जा रहा है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, एंड पता नहीं कहाँ जाके होगा। जी तो व्यूवर्स इजाज़त दीजिए मोहम्मद असद को, और आज का लेक्चर हम इस बात पर ख़त्म करते हैं कि इल्म ख़ुद भी हासिल करें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ, क्योंकि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सबसे पहले ऐसे ही किया, ख़ुद इल्म भी हासिल किया और दूसरों तक हम तक भी पहुँचाया है। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह निगहबान।